अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। माय नेम इज़ निम्र इफ्तिखार और इस चैनल पे मैं कुछ अर्सा पहले वीडियोस मैंने बनानी शुरू की थी, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैंने ब्रेक ले लिया था। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन और आज मैं बात करने जा रही हूँ नेशनलिज्म के बारे में कि नेशनलिज्म क्या है, इसके ओरिजिन्स क्या है, किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, इसकी जो एक अपील है उसकी क्या वजह है, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स और उसके अलावा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को किस तरह से फिक्स किया जा सकता है, थोड़ी बहुत मैं उसके ऊपर भी बहस करूँगी। सो लेट्स बिगिन। सो नेशनलिज्म को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि नेशनलिज्म एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है। सेंस ऑफ कम्युनिटी किस तरह से है कि एक जो इंसान जो इसके अंदर स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म होता है उसको ये सेंस होता है कि वो एक कम्युनिटी का हिस्सा है और उस कम्युनिटी का वो हिस्सा क्यों है, क्या वजह है, किसी और कम्युनिटी का हिस्सा क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये सेंस ऑफ कम्युनिटी उसको किन बुनियादों पे महसूस होता है, किस बुनियाद पे महसूस होता है, वो उसे इस बुनियाद पे महसूस होता है कि जो उसकी ज़बान है वही उसकी कम्युनिटी की ज़बान है, ज़बान की बुनियाद पे। ठीक है, और उसके अलावा उसको इस बुनियाद पे भी ये सेंस ऑफ कम्युनिटी महसूस होता है कि जो मेरा कल्चर है वो मेरी कम्युनिटी का भी कल्चर है, यानी मेरी कम्युनिटी मुझे बताती है कि मेरा कल्चर क्या है। ठीक है, उसके अलावा जो मेरी हिस्ट्री है वो मेरी कम्युनिटी की हिस्ट्री भी है। ठीक है, जो मेरे एंसेस्टर्स हैं वो मेरी कम्युनिटी के भी एंसेस्टर्स हैं। जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ उसी के एंसेस्टर्स मेरे भी एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, सेम एंसेस्टर्स हैं हमारे। उसके अलावा जिस मट्टी से मेरा ताल्लुक है, ठीक है, जिस मट्टी से मेरा नाता है, वो ये भी उसी मट्टी के बेटे हैं, यही उसी मट्टी से इनका भी ताल्लुक है। उसके अलावा कुछ कम्युनिटीज़ में ऐसा हो सकता है कि रिलीजियस बिलीफ भी सेम हो, जो कम्युनिटीज़ रिलीजन की बुनियाद पर बनाई गई होती हैं या रिलीजन बहुत बड़ा आंसर होता है उनमें, जैसे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में रिलीजन भी हिस्सा हो सकता है। इस वजह हो सकता है एक सेंस ऑफ कम्युनिटी की कि इस बुनियाद पे मेरी की ये कम्युनिटी है, इसी वजह से मैं इसके साथ फील करता हूँ कि मैं इसके साथ बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो ये चंद वजूहात होती हैं जिनकी बिना पे एक सेंस ऑफ कम्युनिटी महसूस होता है आपको कि इस कम्युनिटी के साथ मेरा ताल्लुक है। अब ये जो ताल्लुक होता है या जो सेंस ऑफ कम्युनिटी होता है, इसको हम नेशनलिज्म कहते हैं या इसको स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म कहते हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेशनलिज्म के ओरिजिन के बारे में। नेशनलिज्म के ओरिजिन के बारे में बात करने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे बताना पड़ेगा, मतलब जाहिर है थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा मुझे। तो नेशनलिज्म से पहले जो एक दुनिया का जो एक निज़ाम था ना, वो एम्पीरियलिस्टिक था, यानी एम्पायर्स थी कुछ जिन्होंने दुनिया के कुछ हिस्सों को बांटा हुआ था आपस में और वो उसको रूल कर रहे थे और वो उसके लिए आपस में लड़ती भी रहती थी एम्पायर्स कि ये फलाना जो है वो मेरा हिस्सा है, फलाना जो है वो मेरा हिस्सा है। तो इस तरह से उनकी लड़ाइयाँ भी चलती रहती थी, जंगें भी होती रहती थी बहुत ज़्यादा। नेशनलिज्म का ओरिजिन जो है वो 17वीं सदी से स्टार्ट होता है, जब एज ऑफ रीज़न स्टार्ट हुई थी, जब एनलाइटमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। दोनों नामों से इसे याद किया जाता है इस दौर को। अब ये कौन सा दौर था? ये वो दौर था जब कुछ फिलोसफर्स और कुछ थिंकर्स ने रीज़न के बारे में बात की। ठीक है, अब 17वीं सदी से पहले जो दुनिया थी ना, आपने गैलीलियो का वाकया तो सुना होगा। ठीक है, अब जब उसने अपनी दूरबीन ईजाद की थी तो उसने क्या कहा था कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। उसके साथ क्या हुआ था, हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था, उसके साथ क्या हुआ था, उसको चर्च ने सज़ा सुना दी थी। ठीक है, तो एज ऑफ रीज़न से पहले जितना भी इस्टेब्लिश नॉलेज था ना दुनिया के बारे में, हमारे बारे में, ज़िंदगी के बारे में, हर चीज़ के बारे में, वो रिलीजन की तरफ से आता था। रिलीजन ने डिफ़ाइन की हुई थी सारी चीज़ें। नो मैटर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, जो आपको सामने नज़र आ रहा है, गलत है, आप कुछ नहीं कह सकते। अगर रिलीजन वो कह रहा है कि वो सही है तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो आपके जो इस्टेब्लिश लॉज और इस्टेब्लिश जितनी भी नॉलेज थी वो सब की सब वो रिलीजन से आती थी। ठीक है, तो इस वजह से जब गैलीलियो ने एक मतलब सबूत भी दिया, एक उसने दूरबीन भी ईजाद कर ली और उसने उससे ऑब्जर्वेशन से वो बात बताई कि नहीं भाई, ज़मीन घूम रही है, सूरज नहीं घूम रहा। सूरज ऐसा नहीं कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। लेकिन उसकी बात को नहीं माना गया क्योंकि उस वक्त इस्टेब्लिश नॉलेज जो है वो रिलीजन से आता था। ठीक है, तो इसी तरह से इस एज ऑफ रीज़न में ये बात की गई कि आपको रिलीजन को यूज़ नहीं करना चाहिए अपने नॉलेज के सोर्स के तौर पर आपको यूज़ करना चाहिए अपनी रीज़न को, अपने कॉमन सेंस को, और इसको इस्तेमाल करके आपको चीज़ों को अपनी नॉलेज को इस्टेब्लिश करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, ये एज ऑफ रीज़न का ये एक मैसेज था। ठीक है, अब इसमें जॉन लॉक है जिसने इसमें लिखा है, जिसमें वोल्टायर ने लिखा है, रोसो ने लिखा है, न्यूटन भी आता है इसमें क्योंकि उसने भी कॉमन सेंस से ही चीज़ें जो है वो जानी थी। ग्रेविटी उसने किस तरह ईजाद की थी, अपना कॉमन सेंस उसने यूज़ किया था ना कि ये सेब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है। उसने कॉमन सेंस लड़ाया और उसे पता चला कि कोई फोर्स है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो उस तरह से उसने ग्रेविटी को दरियाफ्त किया। ठीक है, तो यही एज ऑफ रीज़न थी कि आपने अपनी रीज़न को यूज़ करना है, अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है, फिर नॉलेज को इस्टेब्लिश करना है।
तो जब एज ऑफ रीज़न ने ये सारी बातें हुई तो वहाँ पे पीपल्स राइट के बारे में बात हुई कि लोगों के कुछ हकूक़ होते हैं, ठीक है। जब लोगों के हकूक़ की बात हुई तो तब ये बात भी उस एज ऑफ रीज़न में की गई कि लोग जो एक ही कम्युनिटी का हिस्सा हैं उनका अपना एक मुल्क होना चाहिए, ना कि वो किसी एम्पायर में घुसेड़ दिए जाएँ, वो ज़बरदस्ती घुसा दिए जाएँ, रिलीजन की बुनियाद पे उन्हें किसी कम्युनिटी का हिस्सा बना दिया जाए। नहीं, उनका कल्चर, उनका हेरिटेज, उनकी ज़बान, ये चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए कि वो किस कंट्री का हिस्सा होंगे, वो किस कम्युनिटी का हिस्सा होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया वहाँ से आया था। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है जहाँ से इसके ओरिजिन्स मिलते हैं हमें, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इंस्पायर करने वाली एज ऑफ रीज़न ही थी, इसलिए मैंने कहा कि नेशनलिज्म के ओरिजिन्स हमें एज ऑफ रीज़न से मिलते हैं, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ज़्यादा कोट किया जाता है इसके ओरिजिन के तौर पर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इंस्पायर ही एज ऑफ रीज़न ने किया था। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो वो किस तरह से आया था कि उनके ऊपर कुछ टैक्सेस इम्पोज किए थे फ्रेंच लोगों के ऊपर। तो वहाँ के जो नोबल्स थे उन्होंने उसके ऊपर एतराज़ किया क्योंकि लेजिस्लेशन नहीं हुई, उसके बगैर टैक्सेस इम्पोज की जा रही। अब ये सेंस उनको कहाँ से आया, ये कॉमन सेंस उनमें कहाँ से आया? क्योंकि एज ऑफ रीज़न में जो बातें की गई थी कि लोगों के अपने राइट्स हैं और उसके लिए उनको आवाज़ उठानी चाहिए, उस इंस्पिरेशन ने उनके जहन में ये बात डाली कि हमारे साथ गलत हो रहा है कि विदाउट लेजिस्लेशन हमारे ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं। तो उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इंस्पायर किया और वहाँ से हमें एक अमली नमूना नज़र आया नेशनलिज्म का कि एक वो प्रैक्टिकली वो काम करती हुई हमें वो आइडियोलॉजी नज़र आई। फिर उसने इतना ज़्यादा इंस्पायर किया कि वो पूरी दुनिया में फैल गई, पूरी दुनिया में मुल्क बन गया, पूरी दुनिया में नेशंस बन गई, दुनिया का नक्शा ही बदल गया, ठीक है। और अब आप देखें कि एक ऐसा दौर था जहाँ पे गैलीलियो कह रहा है दूरबीन अपनी लेके कि जो ज़मीन है वो घूम रही है, लेकिन उस बेचारे को उठा के फेंक रहे हैं। अब वो दौर आ गया है कि नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी ने रिलीजन को भी अपनी लपेट में ले लिया। एक टाइम पे रिलीजन इतना पावरफुल था कि उसके अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं खड़ी हो सकती थी, लेकिन नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है और इतनी पुरानी भी नहीं है, पिछले सिर्फ 200 साल में ओरिजिनेट हुई है। और ये इतनी पावरफुल है कि इसने रिलीजन को अपने लपेट में ले लिया है। अब रिलीजन इसका हिस्सा है, ना कि ये रिलीजन का हिस्सा है। तो इस तरह से ये एक आइडियोलॉजी है जो ओरिजिनेट हुई, इस तरह से ये सामने आई। तो ये छोटा सा उसका बैकग्राउंड। अब मैं बात करूँगी इसके ऊपर कि आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। मैंने आपको बताया ना कि पिछले 200 सालों में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर आइडियोलॉजी है वो नेशनलिज्म ही है, और सबसे ज़्यादा जो दुनिया में बदलाव आए हैं जिसने प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई हैं वो यही आइडियोलॉजी है। तो उसमें उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी वजह क्या है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगी। अब सबसे पहले तो इसकी जो अपील की वजह है ना, आइडियोलॉजी, इस आइडियोलॉजी की अपील की वजह सबसे पहली मेरे ख़्याल से ये है कि ये आइडियोलॉजी हर इंसान को बेसिक 2 चीज़ें प्रोवाइड करती है जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक उसकी आइडेंटिटी और दूसरी उसका पर्पस, ठीक है। आइडेंटिटी उसको किस तरह से प्रोवाइड करती है कि उसको बता देती है कि तुम्हारी ज़ुबान ये है, ठीक है, तुम उर्दू बोलते हो, ठीक है, और तुम्हारा कल्चर ये है कि तुम्हारा लिबास जो है वो कमीज शलवार है, ठीक है। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तुम्हारी मौसीकी ये है, ठीक है, तुम्हारी रिवायात हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो तुम्हारे पाकिस्तानी नेशन के साथ ताल्लुक़ है, ठीक है, ये है तुम्हारी कम्युनिटी। तो ये एक आइडेंटिटी दे दी लोगों को नेशनलिज्म ने। अब उससे पहले मैंने बताया ना आपको कि एम्पायर्स होती थी, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर थी, फिर फ्रेंच एम्पायर थी, फिर जापानीज़ एम्पायर थी, डिफरेंट एम्पायर्स थी, ठीक है। तो अब उसमें जो लोग थे वो उसमें एम्पायर्स के साथ तो वो उस तरह से फील नहीं करते थे ना सेंस ऑफ आइडेंटिटी। वो एम्पायर उनको वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी तो नहीं देती थी। कभी भी हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि हम लोग ब्रिटिशर से नहीं, वो हमेशा से हिंदुस्तानी फील करते थे, ठीक है। तो जिस तरह से नेशनलिज्म आया, हिंदुस्तान में भी आया, बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे पास कि किस तरह से उसने जोड़ दिया लोगों को। 1857 की जो जंग हुई थी, 1857 की जो जंग हुई थी, उससे पहले तो हिंदू और मुसलमान जुड़ के लड़ रहे थे ना, हिंदुस्तानी के तौर पर लड़ रहे थे। तो बाद में रिलीजन का बीच में आया सारा मसला, लेकिन उससे पहले जो ये एक साथ जुड़ के लड़ रहे थे वो इसी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर लड़ रहे थे कि हम एक कौम है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अंग्रेज़ों के अंडर नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? क्योंकि हमारा उनसे हमारी कोई पहचान का वो हिस्सा ही नहीं है। हमारी पहचान ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये आइडियोलॉजी जो है इसने पहचान दी लोगों को कि तुम लोगों को किसी एम्पायर के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये फलाना ढमकाना कोई तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम लोगों का ताल्लुक अपनी मिट्टी से, अपनी मिट्टी के लोगों से है, और इसी आइडेंटिटी की वजह से इसकी एक अपील है। दूसरी जो मैंने बात की कि ये पर्पस प्रोवाइड करती है, कौन सा पर्पस प्रोवाइड करती है नेशनलिज्म आपको ये पर्पस देती है कि भाई तुमने अपनी नेशन को सर्व करना है, ठीक है। अब नेशनलिज्म का स्पिरिट हमारे अंदर आता है ना, तो आपको एक वीडियो याद होगी कि वो ग्रेप वाली वीडियो, My pledge to my country is that when I will grow up, I will be the scientist like Dr. Abdul Qadir Khan, who helped Pakistan in making the nuclear power.
Inshallah, we have a bright future. We are. तो जब आपके अंदर नेशनलिज्म का स्पिरिट आता है ना, तो आपके अंदर सबसे पहली बात क्या आती है? मैं अपनी नेशन को सर्व करूँगा, ठीक है? एक इंसान जो होता है ना, उसकी ज़िंदगी में उसको अपनी ज़िंदगी का मीनिंग फील करने के लिए कि मेरी ज़िंदगी को कोई मीनिंग है, उसके लिए उसका एक पर्पज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? पर्पज़लेस जो लाइफ होती है ना, वो मीनिंगलेस लाइफ होती है, और जो मीनिंगलेस लाइफ होती है ना, उसमें कोई मोटिवेशन नहीं होती, उसको जीने का दिल नहीं करता, ठीक है? इसीलिए साइकोलॉजिकल बहुत अपील होती है ऐसी चीज़ की जिसमें आपको पर्पस नज़र आता है, क्योंकि आपको अपना पर्पस मिल गया ना, तो आपको अपनी लाइफ का मीनिंग मिल जाता है, ठीक है? थोड़ी सी फिलॉसफी में बीच में लेके आ रही हूँ, लेकिन इसका ताल्लुक है इसके साथ कि ये जो पर्पस प्रोवाइड करती है ना आपको, ये आइडियोलॉजी कि तुमने अपनी नेशन को सर्व करना है, तुम हिंदुस्तान के इंसान हो, तुम्हें हिंदुस्तानियों को सर्व करना है, तुम पाकिस्तान के बंदे हो, तुम्हें पाकिस्तानियों को सर्व करना है, ये तुम्हारा पर्पस है। तो इस वजह से भी इसकी बहुत ज़्यादा अपील है कि लोगों को फील होता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मीनिंग है, मैंने अपनी कौम को फ़ायदा पहुँचाना है। इस वजह से भी लोग इस आइडियोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचे चले जाते हैं। एक और चीज़ जो मुझे लगता है एकदम से साइकोलॉजिकल रीज़न ही है इसकी कामयाबी की, वो ये है कि एक जो फियर ऑफ फ्यूचर होता है ना, उसको दूर करती है आइडियोलॉजी। अब मैं इसमें डीप डाइव करके आपको बताती हूँ किस तरह से दूर करती है। अब जो भी इंसान है ना, जो भी इंसान है, जब उसकी अपनी एक फैमिली होती है ना, तो वो जिन भी हालातों में हो, उसके जहन में ये बात होती है कि मेरी फैमिली का फ्यूचर क्या है, मेरी फैमिली सिक्योर है कि नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो कि मेरी फैमिली भी सिक्योर है, जो अभी करंट फैमिली है, मेरे बच्चे भी सिक्योर है, मेरे बच्चों के बच्चे भी सिक्योर है। मेरे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब इस मकसद के लिए पहले लोग ट्राइब्स में रहते थे, कबीलों में रहते थे। कबीलों में वो क्यों रहते थे? अकेले क्यों नहीं रहते थे? कबीलों में वो इसलिए रहते थे कि कोई बंदा उन पर अटैक करेगा ना, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, कबीले के सब लोग मिलके उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी कबाइल में लोग सेफ़ नहीं थे, ठीक है? उनको वो सेफ्टी नहीं थी, उनको कभी भी कोई भी अटैक कर सकता था, और कबाइल में जो है वो बहुत से प्रॉब्लम्स होते थे, बहुत कुछ होता था। उसके बाद जो इंपीरियलिस्ट नेशंस थी, वहाँ पे भी लोग सेफ़ नहीं थे, ठीक है? वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जंगें होती थी, बहुत दुनिया में ना अमन कहीं पे भी नहीं था, ठीक है? अब इस आइडियोलॉजी ने ये अमन किस तरह से कायम किया? सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट से। सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि वी आर पीपल, वी आर इंडिपेंडेंट, सो वी विल रूल आवरसेल्फ, ठीक है? सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ये है, जो एक नेशन स्टेट होती है ना, वो सॉवरन होती है, ठीक है? उसको बाहर से कोई बंदा आके रूल नहीं कर सकता, उसके अपने लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया जाएगा जो उसको रूल करेगा, ठीक है? तो अब सॉवरेनिटी के इस कॉन्सेप्ट ने इसको किस तरह से सिक्योर किया कि अब जब हम सॉवरन हैं, तो इसका ये मतलब है कि एक सॉवरन नेशन के ऊपर दूसरी कोई नेशन आके अपना हक नहीं जता सकती। हम लोग अपने आप को खुद रूल करेंगे, और इसी वजह से हम लोग प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? हमारा फ्यूचर प्रोटेक्टेड है, और इंटरनेशनल लॉ भी हमें ये प्रोटेक्शन देता है कि दूसरा कोई कंट्री आके हमारे पर चढ़ाई नहीं कर सकता। तो इस आइडियोलॉजी ने जब नेशन स्टेट को एक जन्म दिया और सॉवरेनिटी का एक कॉन्सेप्ट आया, तो हमारी जनरेशन बिल्कुल सेफ हो गई, ठीक है? पहले जो ट्राइब्स में जो चीज़ हमें सेफ्टी नहीं मिली, जो एम्पायर्स में जो सेफ्टी नहीं मिली, वो सेफ्टी हमें नेशन स्टेट सिस्टम में मिली है, ठीक है? कि अब पाकिस्तान जो है उसके ऊपर इंडिया ऐसे से नहीं डिसाइड कर सकता कि हम लोग जाएंगे लाहौर में नाश्ता करके आएंगे। इस तरह से नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक सॉवरेन नेशन है, उसके ऊपर इस तरह से अटैक नहीं किया जा सकता, ठीक है? इसी तरह पाकिस्तानी भी जाके इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, इंडिया भी एक सॉवरेन नेशन है। तो वो सिक्योरिटी, वो सेफ्टी इस आइडियोलॉजी ने नेशन से स्टेट सिस्टम में प्रोवाइड की है लोगों को, और फियर ऑफ फ्यूचर को एक तरह से रिमूव कर दिया, कि मुकम्मल तौर पे तो रिमूव नहीं किया, लेकिन ये हो गया है कि मुझे ये पता है कि मैं आज़ाद हूँ, ठीक है? मेरे राइट्स हैं, मेरे पास लिमिटेड ही सही, लेकिन मेरे पास मेरे राइट्स हैं, और उनको कोई वायलेट करता है तो मैं स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जिस तरह की जुडिशरी है, मैं उसको जा सकती हूँ, उसको अप्रोच कर सकती हूँ, वहाँ पे जाके किसी भी किस्म का कोई इंसाफ हासिल कर सकती हूँ, ठीक है? प्रैक्टिकली बेशक ना हो रहा हो, लेकिन मतलब एक थ्योरी में तो है ना, ठीक है? तो ये चीज़ें जो प्रोवाइड की हैं इस आइडियोलॉजी ने, उसकी वजह से भी इसकी बहुत ज़्यादा अपील है, इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। अब लोग पीपल विल नेवर वांट टू गो बैक टू ट्राइबल सिस्टम, और पीपल विल नेवर वांट टू गो बैक टू इम्पीरियल सिस्टम, क्योंकि जो प्रोटेक्शन जो उनको उनकी पूरी नस्लों को जो प्रोटेक्शन इस आइडियोलॉजी के अंडर मिली है, इस निज़ाम के अंडर मिली है, वो उनको उन निज़ामों में नहीं मिल सकती। एक और जो छोटी सी रीज़न है मुझे लगता है इसकी अपील की, इसकी कामयाबी की, छोटी सी रीज़न है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि एक इंसान जो है ना, वो एक सोशल एनिमल है। वी ऑल नो, और इस बात को बहुत कोट किया जाता है कि उसका गुजारा ही नहीं है दूसरे लोगों के बगैर, ठीक है? अब जब पहले ज़माने में, जब नेशन स्टेट सिस्टम से पहले होता था, तब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा थे, कोऑपरेशन कम था, ठीक है? अब चूँकि नेशंस जो हैं वो सारी सॉवरन हैं, एक दूसरे के साथ वो बिलोंग करती हैं,
ठीक है। तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो इसने दिया, उसकी वजह से नेशंस का आपस में कोऑपरेशन भी अभी हो सकता है, ठीक है। आप देखें कि जिस तरह के ट्रेड के ज़रिए, इकॉनमी के ज़रिए कितनी सारी नेशंस हैं जिन्होंने आपस में कितना लॉन्ग टर्म अमन कायम कर लिया है। तो जब आपको अपनी एक ख़ास पहचान दे दी गई, आपको सॉवरेनिटी दे दी गई, आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील हुआ अपने लोगों के साथ, आपने अमन महसूस किया, तो आप दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेशन भी कर सकते हो। तो ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग और एक जो अपॉर्चुनिटी ऑफ कोऑपरेशन है इंस्टेड ऑफ कन्फ्लिक्ट, ठीक है। पहले कॉन्फ्लिक्ट होते थे ज़्यादातर, अटैक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, अब कोऑपरेशन के ऊपर बात होती है। कोऑपरेशन करनी है हमने, एक दूसरे के साथ मिल के रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाना है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इस दुनिया की। वो भी एक इसकी अपील की वजह है कि कॉन्फ्लिक्ट की बजाय उसमें हमारे सारे रिसोर्सेज तबाह हो रहे थे, लेकिन कोऑपरेशन से हम रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकते हैं और मिलकर यूज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक रीज़न है, एक वजह है इसकी अपील की। मेरे ख्याल से इसके जो फ़ायदे हैं वो इसकी अपील में ही कवर हो गए हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि इसके फ़ायदों में आती है, वो ये है कि कल्चर को प्रिजर्व करता है नेशनलिज्म, ठीक है। अब जिस तरह के पाकिस्तानी जो लोग हैं वो अपनी ज़बान की इतनी ज़्यादा बात क्यों करते हैं कि हमारी ज़बान की हिफाजत होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़बान है, ठीक है। हम इसके साथ एक रिश्ता महसूस करते हैं, ठीक है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम नेशनलिज्म का स्पिरिट यूज़ करते हैं कि पाकिस्तानी कौम को, उर्दू ज़बान को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसकी जो एक आबोताब है वो वैसी ही रहनी चाहिए। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा एक रिश्ता जो है ज़बान के साथ, वो हमारी इस नेशनलिस्ट आइडेंटिटी की वजह से है, और कल्चर को प्रिजर्व करने में ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आई थिंक ये इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा। लेकिन नेशनलिज्म की कहानी में सब अच्छा नहीं है, कुछ चीज़ें कुछ डिस्टर्बिंग भी है, ठीक है। इसका अंदाज़ा आपको इस बात से हो सकता है कि आइंस्टाइन ने नेशनलिज्म के बारे में कहा था कि नेशनलिज्म इज़ एन इन्फेंटाइल डिजीज़ एंड द मीज़ल्स ऑफ मैनकाइंड। जी, आइंस्टाइन ने कहा था नेशनलिज्म के बारे में। और क्यों कहा था, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, तो उसके बारे में बात करूँगी। साथ आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव साइड है जो नेशनलिज्म के साथ आती है, उसके बारे में बात करूँगी। अब आइंस्टाइन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ। आपको पता भी होगा कि वो जर्मन थे और उनको अपना मुल्क जो है वो छोड़ के जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे जूस को मारा जा रहा था। तो इस वजह से वो नेशनलिज्म को अच्छी आइडियोलॉजी नहीं समझते थे, क्योंकि नेशनलिज्म को ही यूज़ करके, नेशनलिज्म का नारा लगाकर ही उस वक्त जो जर्मन्स थे उनको कन्विंस किया गया कि बाकी सब लोग आपके दुश्मन हैं। तो इस वजह से वो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को अच्छा नहीं समझते थे। तो जो उन्होंने दो टर्म्स यूज़ किए हैं इसके लिए, इन्फेंटाइल डिजीज़ और मीज़ल्स ऑफ मैनकाइंड। इन्फेंटाइल डिजीज़ उन्होंने इस तरह कहा कि ये बचकाना सोच है कि चूँकि हम सुपीरियर है तो हमें दूसरे सबको मार देना चाहिए। ये एक बचकाना सोच है उनके नज़दीक के, उनका मेरे ख्याल से ये मतलब था। और मीज़ल्स ऑफ मैनकाइंड उन्होंने शायद इसलिए कहा है इसको कि ये छूत की बीमारी की तरह फैलती है, ठीक है, कि एक नेशन में ये बहुत रैपिडली फैलती है। ये आइडियोलॉजी आप नोटिस करें, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में वाकई इस तरह से लिया जिस तरह ये कोई छूत की बीमारी हो, ठीक है। तो उन्होंने इस वजह से ये दो टर्म्स उसके लिए यूज़ की थी कि इन्फेंटाइल डिजीज़ है और मीज़ल्स ऑफ मैनकाइंड है। लेकिन कुछ और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से आइंस्टाइन कुड बी राइट, ठीक है। अब नेशनलिज्म ने सबसे पहले क्या किया ना, कि सबसे पहले नेशनलिज्म ने जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है ना, मेरे ख्याल से, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, फैमिली के इंस्टीट्यूशन को उसने थोड़ा सा वीक कर दिया, ठीक है। इफ़ यू पे अटेंशन देन योर इमीडिएट फैमिली इज़ नॉट योर फैमिली, ओके, योर फैमिली इज़ योर नेशन नाउ। मिसाल देती हूँ मैं आपको छोटी सी, ठीक है। उसको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में मत लेना, ठीक है। मिसाल थोड़ी इस तरह की है कि थोड़ी उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं लोग, लेकिन नेगेटिवली नहीं लेना। मैं तुम लोगों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपकी फैमिली में किसी बंदे के बारे में आपको पता चलता है कि वो एक स्पाई है, ठीक है, वो आपकी नेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो उस सिनेरियो में? आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट, उस फैमिली के बंदे को इस वजह से प्रोटेक्ट कर सकते हो कि और नहीं। आपका फ़र्ज़ ये है कि आपने अपनी कंट्री को सर्व करना है, ये आपका फ़र्ज़ है। आप अपने कंट्री के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप किसके अगेंस्ट जाओगे? अपने उस फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट जाओगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक नेशनलिज्म ने ये चीज़ की है कि अब फैमिली का इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। आपकी जो फैमिली है वो एक्चुअली आपकी नेशन है, और आपने उसको सर्व करना है, और उसको सर्व करने से कंट्रडिक्ट हो रहा हो आपका मकसद आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का, तो आप बिल्कुल भी अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। आपकी फैमिली के लोग अगर आपकी नेशन के खिलाफ जा रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। वैसे तो अगर जेन्युइनली वो बंदा स्पाई है
वो गलत कर रहा है, तो इसमें तो कोई भी बुराई नहीं है कि आप उसको एक्सपोज भी करो, आप उसको हेल्प करो, लोगों को जो अथॉरिटीज़ हैं उनको उसे ढूंढने में खुद, बल्कि उनके साथ मिलकर उसको पकड़वाओ। लेकिन मैं कहाँ पे समझती हूँ, कहाँ पे ये चीज़ जो है वो नेगेटिव हो जाती है, जहाँ पे लोगों को, इनोसेंट लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं इस तरह के कि ये गद्दार है। ठीक है, बहुत से नेशनल हीरोज़ होते हैं जो नेशन को सर्व करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये गद्दारी का इल्ज़ाम लगा के, और गद्दारी का इल्ज़ाम लगा के लोगों के अंदर ये स्पिरिट, इसी स्पिरिट को यूज़ किया जाता है लोगों के अंदर उसके लिए नफ़रत पैदा करने के लिए कि गद्दार है, ये पूरी कौम का गद्दार है, तुम सब ने इसके खिलाफ खड़े होने, हम सब ख़तरे में आ गए, हम सब इसके एक्शंस की वजह से हम ख़तरे में आ गए, इस गद्दार को हम लोग किसी भी सूरत अलाउ नहीं कर सकते कि अपने एक्शंस को जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको कैरी ऑन कर सके। ठीक है, तो उस तरह से इस स्पिरिट को यूज़ किया जाता है लोगों को एक ग्रुप बना के अपने टैक्टिक्स अप्लाई करने के लिए या अपने टूल के तौर पर यूज़ करने के लिए। उसमें ये आइडियोलॉजी बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करती है। ठीक है, ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि आपकी फैमिली में कोई स्पाई है तो आप उसको बचाना शुरू कर दो, नहीं, उसको नहीं बचाओ, उसको बल्कि खुद एक्सपोज करो। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जहाँ पे मासूम लोगों के साथ जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे यही आइडियोलॉजी यूज़ की जाती है लोगों को उल्लू बनाने के लिए कि इसको तुम लोगों ने इसलिए इसको कंडेम करना है, इसके खिलाफ खड़े होना है क्योंकि गद्दार है। ठीक है, इससे गद्दार का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है लोगों को फ्रेम करने के लिए अक्सर। उसके अलावा कुछ जो नेशंस होती हैं ना, जिनकी नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनका एक नेशनलिस्ट प्राइड उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और सारी नेशंस में ही होता है, लेकिन कुछ नेशंस के अंदर इस तरह होता है ना कि उस प्राइड से आगे कोई भी चीज़ नहीं है। पाकिस्तानी नेशन इज़ वन ऑफ देम, इंडियन नेशन इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, वहाँ पे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है, हिस्ट्री सही नहीं सिखाई जाती लोगों को, बच्चों को। अब हमें जिस तरह से पाक स्टडीज़ में जो हिस्ट्री सिखाई गई है वो सही तो नहीं थी ना, उसको डिस्टॉर्ट करके हमें सिखाया गया। क्यों सिखाया गया? ताकि हमारे ये जो प्राइड है वो इंटैक्ट रहे और हमारा जो नेशनलिज्म का स्पिरिट है वो हाई रहे। ठीक है, अब नेशनलिज्म के स्पिरिट को ज़िंदा रखने के लिए ये किया जाता है, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है, विलन को हीरो और हीरो को विलन बना दिया जाता है, और जो एक नेशन होती है उसको, पूरी नेशन को एक ही तरबियत दी जाती है, एक ही सबक पूरी नेशन पढ़ रही होती है। उसका नुकसान क्या होता है कि एक नई सोच कभी भी जन्म नहीं ले पाती उसमें। जो एक सोच उसको पढ़ाई जाती है वो सोच, एक मैं भी पढ़ूंगी, मेरा बच्चा भी पढ़ेगा, मेरे बच्चे का बच्चा भी वही सोच पढ़ेगा, क्योंकि उसको वो पढ़ाई जा रही है, उसको वो सिखाई जा रही है। नई सोच का जन्म ना कभी मेरे अंदर हो पाएगा, ना मेरे बच्चे में, ना मेरे बच्चे के बच्चे में। ठीक है, तो इस वजह से ये भी इसका नुकसान है कि इसके स्पिरिट को कायम रखने के लिए कभी कभी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है और बच्चों को या हमें या एक पूरी नेशन को वो बात सही तरीके से नहीं बताई जाती जो कि ज़रूरी है। और इसी नैरेटिव को कायम रखने के लिए अक्सर मीडिया भी यूज़ किया जाता है। जिस तरह की इंडियन मूवीज़ में आप आजकल देखें ना, पिछले कुछ अरसे से जब से ये इनकी एक हुकूमत आई है, मोदी की हुकूमत आई है, तो वो मूवीज़ किस तरह की बना रहे हैं, उसमें वो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। छावा एक मूवी उन्होंने रिलीज़ की है, वो इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि उसमें किस तरह से उन्होंने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट की, एक फिक्शनल एक बुक से लेकर वो कहानी उन्होंने बनाई है और पूरा हिस्ट्री का पूरा रुख ही चेंज करके रखती है। ठीक है, तो इसी तरह ड्रामा सीरीज यूज़ किए जाते हैं, टेक्स्ट बुक्स यूज़ की जाती हैं, मूवीज़ यूज़ की जाती हैं हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने के, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि जो हमारी जो नेशन है उसका एक प्राइड जो है वो कायम रहे और नेशनलिज्म का जो स्पिरिट है वो हाई रहे। ठीक है, उसके लिए ये चीज़ें की जाती हैं जो कि कतई तौर पर नहीं की जानी चाहिए, जो कि गलत है। ठीक है, और नेशनलिज्म के नाम पे की जाती है ये चीज़ें कि भाई हम लोग, और कोई बताता भी है ना उसके लिए ऊपर के कोई बात करता है कि ये गलत है, ये तुम लोग गलत कह रहे हो, उसको गद्दार कह दिया जाता है। उसको तुम कैसे कह सकते हो, तुम अपने मुल्क के खिलाफ बातें कैसे कर सकते हो। सारा कुछ किस आड़ में किया जाता है? नेशनलिज्म के आड़ में किया जाता है। उसके अलावा एक ऐसी कौम, एक ऐसा कंट्री जहाँ पे नेशनलिज्म का स्पिरिट बहुत हाई है और उसके प्राइड को इंटैक्ट रखने के लिए हिस्ट्री को भी डिस्टॉर्ट किया गया, वहाँ पे मीडिया आज़ाद नहीं होता। ठीक है, मीडिया सिर्फ एक टूल होता है जिसको अगर नेशन को यहाँ घुमाना है तो यहाँ ले जाएंगे, वहाँ घुमाना है तो वहाँ ले जाएंगे। कभी भी वो आज़ाद नहीं होगा, कभी भी वो फेयर रिपोर्टिंग करता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब इसके लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो वॉर का सिनेरियो था इंडिया और पाकिस्तान में, उस पर इंडिया में किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी। ठीक है, लाहौर में जो सी पोर्ट है उसके ऊपर हमला कर दिया। लाहौर में सी पोर्ट है ही नहीं। ठीक है, इस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही थी वहाँ पे। तो मज़ाइका खेज तो है, लेकिन ये क्यों कर रहे थे वो लोग? ताकि जो उनके लोगों के अंदर जो नेशनलिस्टिक एक स्पिरिट है, ठीक है, नेशनलिज्म का एक जो स्पिरिट है वो हाई रहे। वॉर टाइम्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल फील
कनेक्शन, अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद देयर कंट्री, विद देयर फोर्सेज, विद देयर गवर्नमेंट। और उसके लिए ये टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं, मीडिया को प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ किया जाता है। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी यूज़ किया गया होगा, लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अपना कंट्री है। लेकिन इंडिया में जो हो रही थी चीज़ें वो बहुत ही मज़ाक़ा ख़ेज़ हो रही थी, और जिस किस्म की रिपोर्टिंग, बहुत ही अजीबोगरीब सी रिपोर्टिंग हो रही थी। वो क्यों हो रही थी कि वो वहाँ के लोगों को नेशनलिज्म का जो एक स्पिरिट है वो उनके अंदर पैदा करके कंट्रोल में रखना चाहते थे कि उनका नैरेटिव वॉर के हक़ में रहे, क्योंकि वॉर उस वक्त की जो गवर्नमेंट है वहाँ की उसके हक़ में थी। तो वो एक तरह से एज अ टूल मीडिया यूज़ किया जा रहा था। और ऐसी नेशंस में मीडिया कभी भी आज़ाद नहीं होता। पाकिस्तान में भी आज़ाद नहीं है, ठीक है। हम इंडिया का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मीडिया पाकिस्तान में भी आज़ाद नहीं है। यहाँ पे भी फेयर रिपोर्टिंग नहीं होती है, हम सबको पता है। उसके अलावा जो नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी रखने वाली नेशन होती है ना, जिनका ये होता है कि अपने नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्राउड फील करते हैं और समझते हैं कि वी आर सुपीरियर और हमसे तो अच्छा कोई भी नहीं है, फलाना भी हमारा दुश्मन है, फलाना भी हमारा दुश्मन है, वो कंट्री भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा सुपीरियर हूँ और ये तो एवी अरे वरे नथु खैरे हैं, ठीक है। अब वो जो नेशन होती है ना, वो आइसोलेशन की तरफ चली जाती है, ठीक है। दुनिया उसको सपोर्ट करना छोड़ देती है, उसके साथ कॉपरेशन करना छोड़ देती है, उसके साथ किसी भी किस्म की ट्रेड करना छोड़ देती है, ठीक है। अब या फिर उसको किसी भी तरह से किसी सिनेरियो में उसको सपोर्ट नहीं मिलता उसकी नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी की वजह से। ये इसके लिए भी मैं इंडिया को एज ए एग्जांपल यूज़ करूँगी कि जब अभी इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर में जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें देखिए उनको आइसोलेशन फेस करनी पड़ी है। उनकी अपने जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो उसके बात कर रहे थे कि दुनिया में किसी भी नेशन ने हमें सपोर्ट नहीं किया, ये आइसोलेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं। वो अपना पूरा उन्होंने इमेज ख़राब कर दिया, ठीक है। अब जब हम लोग छोटे थे, जब मैं छोटी थी, जब हम छोटे थे, तो तब इंडिया का इमेज क्या था, बहुत सॉफ्ट इमेज था इंडिया का, कि एक नेशन है जिसमें म्यूज़िक और आर्ट है और हिस्ट्री है और इस तरह का सॉफ्ट इमेज था। हम पाकिस्तानी भी उनसे बड़े मोहब्बत करते थे कि हाँ, क्या अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं, क्या अच्छी अच्छी प्यार मोहब्बत की मूवीज़ बनाते हैं। लेकिन अभी आप देखिए उन्होंने किस तरह से अपना वो इतना खूबसूरत सॉफ्ट इमेज है वो बर्बाद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जंग, वहाँ पे जंग, यहाँ पे मसले, यहाँ पे, और इस तरह के नैरेटिव्स उनके जो हैं इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के। तो मेरे ख्याल से ये एक डिज़ास्टर है उनके इसके ऊपर कि एक जो अच्छा इमेज जो था दुनिया में वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो चुका है। उसके बाद जो इजराइल के साथ जो उनकी सॉलिडेरिटी है उसकी वजह से भी उनका इमेज जो है वो ख़राब हुआ है। बट एनीवेज दैट्स देयर प्रॉब्लम। मैं नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इसको बात कर रही हूँ कि जब इस तरह की टेंडेंसीज होती हैं एक नेशन में, तो वो आइसोलेशन की तरफ चली जाती है और दुनिया पर उसके साथ कॉपरेट नहीं करना चाहती। जर्मनी के साथ भी ये हुआ था, ठीक है। जर्मनी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसका क्या हाल हो गया था, वो मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। और उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, उसके साथ कोई कॉपरेट करने को, उसका पूरा इमेज ही खराब हो गया था, ठीक है। वो एक होता है ना, एक भाई निकम्मा नखट्टू कुछ कमाता नहीं है, तो उसको कोई एक दफ़ा भी सालन का नहीं पूछता घर में कि तूने खाना खाने। वो जर्मनी का हाल हो गया था, ठीक है। क्यों हो गया था? उसकी जो हिटलर वो जो काम करके गया था ना कि हम बड़े सुपीरियर हैं, हम ये हम वो, उसका खमियाजा फिर बाद में भुगतना पड़ा था जर्मन्स को, ठीक है। तो इस तरह से वो जो नेशंस होती है ना, जहाँ पे ये नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडाज होते हैं, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की बेस पे कहा जाता है कि मैं तो ये हूँ और तुम तो ये हो, तो फिर उनको फिर कोई भी पसंद नहीं करता। ऐसे बंदे के पास आप देखें, नॉर्मली भी जो बंदा जो है बैठ के बड़ा वो यूँ मूँछों को वो ताव दे के कह रहा होता है कि मैं तो ये तो मैं तो वो, उसके पास कोई बैठना पसंद करता है? कोई नहीं। तो इसी तरह इस तरह की नेशंस भी आइसोलेशन की तरफ चली जाती हैं। अब मैंने आपको आएँ बाएँ शायद सारा कुछ बता दिया, ठीक है, अलिफ से ये तक बता दिया कि नेशनलिज्म ये ब्ला 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 ब्ला। अब थोड़ा सा इसके पे बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी की वजह से, जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इसके, उनको किस तरह से फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर कोई ऐसी नेशन है जो नेशनलिज्म को इंटैक्ट रखना चाहती है, लेकिन वो ये चाहती है कि उसकी जो नेशन है वो ग्रो भी करे, ठीक है, एक वो पिट्ठू बन के ना रह जाए, ठीक है, वो ग्रो भी करें। तो सबसे पहले आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। शुरू से शुरू कैसे करोगे कि जो हिस्ट्री जो सिखा रहे हो अपने बच्चों को वो सही सिखाओ। कभी भी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट मत करें, टू प्रिजर्व योर प्राइड, टू कीप द स्पिरिट हाई, ठीक है। जो बच्चों को हिस्ट्री जब गलत सिखाई जाती है ना, तो मैंने जिस तरह बात की कि उनमें नई सोच का फिर ज़हूर नहीं होता, उनके अंदर नई सोच नहीं आती, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। बच्चों को आप इस तरफ लेके जाएं कि उनका इस तरह का माइंड बनाएं कि वो क्रिटिकली सोच सके, चीज़ों को खुद डिसाइड करें कि ये सही हुआ था, ये गलत हुआ था, ये सही था। उनका अपना एक ओपिनियन हो, ठीक है, पर्सनल एक अपना ओपिनियन हो, क्योंकि अपनी रीज़न को यूज़ करके, इस्तेमाल करके उसके ऊपर वो आए। और क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर कब आएगी? जब उनको कॉजैलिटी का पता होगा ना कि चीज़ें इस तरह से हुई हैं, फिर इस तरह से हुई हैं, फिर इस तरह इस रीज़न से हुई हैं,
तभी वो सोच सकेंगे ना, तभी उनके अंदर सोच आएगी ना, उनको चीज़ों की समझ आएगी कि चीज़ें क्यों इस तरह हुई, क्यों इस तरह हुई। उनको सारी बातें तभी समझ आएंगी जब उनको हिस्ट्री सही में पता होगी, तभी वो क्रिटिकल थिंकर्स बनेंगे, तभी उनमें नई सोच आएगी, और तभी वो एक कौम को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जाने में मदद कर सकेंगे। और ये चीज़ कब हो सकती है, आप रियल हिस्ट्री कब सिखा सकते हो अपने बच्चों को, जब आप अपनी जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लो। और ये चीज़ कब हो सकती है, जब अपने आप को आप तुर्रम खां समझना बंद कर दो। ये जो एक चीज़ नेशनलिज्म में कही जाती है ना कि हम तो भाई हम हैं, हम तो हम हैं, हमसे तो बेहतर कोई है ही नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेहतरीन आप हो, लेकिन कोई उसके लिए सब्सटेंशियल कोई चीज़ भी तो होनी चाहिए ना, किस बुनियाद पे आप बेहतरीन हो। ठीक है, क्या जापान की तरह की आपके पास टेक्नोलॉजी है, क्या यूएसए की तरह आप सुपर पावर हो, क्या हो आप। ठीक है, पहले आप कुछ बनो, उसके बाद आप कहो कि हम बेहतरीन। हमें ये कहना चाहिए कि हम प्रोग्रेसिव हैं। ठीक है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस के एक अमल से गुजर रहे हैं। जब हम उससे गुजर जाएंगे, और ये आपके बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने इस प्रोग्रेस को आगे लेके जाना है अपने अमल से, अपनी सोच से। तो तब हम लोग किसी जगह पे पहुंचेंगे, तो तब हम कहेंगे कि हम बेहतरीन है, हमसे बेहतर कोई भी नहीं है। ऑब्वियसली हमारी जनरेशन का तो कुछ नहीं हो सकता, हमारे से पहली जनरेशन का भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आने वाली जनरेशन का कुछ हो सकता है। उसके अलावा मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर लोगों को ना थोड़ा सा आगाही देनी चाहिए कि दुनिया में और कल्चर्स भी हैं। पाकिस्तान के लोगों को ना कुछ ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है कि इटालियन कल्चर क्या होता है, फ्रेंच कल्चर क्या होता है, पर्शियन कल्चर, मतलब कल्चर्स को हमारे अंदर एक्सप्लोर करने की भी एक चीज़ नहीं है ना। अब ये क्या चीज़ शो करता है कि हम अपने आप में इतने गुम है ना, हम अपने आप में इतने वो है ना कि हम तो ये, हम तो वो। हम इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझते कि हम किसी दूसरे कल्चर को एक्सप्लोर करें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरे लोगों का कल्चर जो है उसको जानने की कोशिश करें, उसकी अच्छाइयाँ जानने की कोशिश करें, उसको एक्सप्लोर और उसको अप्रिशिएट करना सीखें, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना सीखें। ठीक है, अब हम लोगों के अंदर ये होता है ना कि हमारा जो कल्चर है वो पूरी दुनिया में फैला हो, लेकिन पूरी दुनिया का जो कल्चर है वो हमारे तक ना आए। ठीक है, हम हर जगह फैले हों, बाकी दुनिया जो है उसको कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। डाइवर्सिटी को एक तो एक्सेप्ट करना चाहिए, हम भी हैं, हमारी तरह के नहीं तो हमसे मुख्तलिफ और लोग भी हैं। ठीक है, और हम उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। जिससे हम अपनी इज्जत करते हैं उस तरह हम उनकी भी इज्जत करते हैं। जिससे हम खुद को सेलिब्रेट करते हैं उस तरह वो खुद को सेलिब्रेट करें, तो हमें कोई मसला नहीं है उसके साथ। ठीक है, डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना है, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना है, फिर उसको सेलिब्रेट करना है। ठीक है, ये चीज़ करनी है। उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया का जो सिनेरियो है, हालांकि अभी मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ हो सकेगी कभी भी। जो सिनेरियो अभी चल रहा है, जितना स्वेयर हो चुका है, किसी टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कहीं कहीं पे सॉफ्ट हुए थे, लेकिन अभी इस तरह लगता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी इस तरह से लगता है। लेकिन चलिए, कभी फ्यूचर में मतलब कभी हुआ इस तरह से कि कुछ सॉफ्टनेस आई, मैं यहाँ से उस वक्त उस एरा में इस तरह से होना चाहिए ना, कुछ सोशल इवेंट्स होने चाहिए जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से मिलजुल सकें। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दिस हेट्रेड बिटवीन द नेशंस। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीजन। ठीक है, रीजन के पूरे एक खुशहाली के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों नेशंस आपस में इंटरेक्ट करें। उसके लिए सोशल इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ इस तरह के सोशल इवेंट्स इंडिया में हो जहाँ पे पाकिस्तानी जा सकें, कुछ यहाँ पे हो जहाँ पे इंडियंस आ सकें। ठीक है, यहाँ पे बैठ के हमें कहा जाता है ना कि इंडियन तो ये, इंडियन तो वो, इस तरह की बातें की जाती है ना, तो हम लोग फिर सोचते हैं हाँ इंडियन तो ऐसे ही होंगे। लेकिन सामने से वो इंडियन आएगा, वो मुझसे बात करेगा, मुझे दिल्ली के बारे में बताएगा और मैं उसे एबटाबाद के बारे में बताऊंगी, तो मुझे पता चलेगा वो मेरी तरह का इंसान है यार, वो नहीं, वो कोई जानवर नहीं है, वो मेरी तरह का इंसान है और वो ज़बान भी मेरी ही बोल रहा होगा। मुझे फिर उसके साथ एक वो नफ़रत महसूस नहीं होगी जो आमतौर पर मुझे यहाँ पे उससे बात किए बगैर महसूस हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये सोशल इवेंट्स होने चाहिए इस तरह की नेशंस में जहाँ पे कोऑपरेशन बहुत कम है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। सोशल इवेंट्स इस चीज़ को रिमूव करने में हेल्प कर सकते हैं। अब ये तो स्टेट लेवल पे चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए पता नहीं हमें कब कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, पता नहीं कब होगा। एक चीज़ हम कर सकते हैं, हम इस चीज़ को कर सकते हैं और हर कोई कर सकते करना चाहिए। तो ठीक है, आज आप लोग डिसाइड करो, आज भी कर सकते हो। वो ये है कि आप खुद दूसरी नेशंस के खिलाफ बातें करना बंद कर दो, उनसे नफरत करना बंद कर दो। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना आपने, ये छोटी सी चीज़ है। आप उनसे इस वजह से नफरत करना बंद कर दो कि वो इंडियन है, इस वजह से उसे नफरत करना बंद कर दो कि फ्रेंच है, इस वजह से उसे नफरत करना बंद कर दो कि इटालियन है। दूसरी चीज़, जो आपके अपने ऑनलाइन जो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, वर्चुअल प्रेजेंस है, ऑब्वियसली आपके कुछ अकाउंट्स होंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, फेसबुक अकाउंट होगा, वहाँ पे ये हेट्रेड वाले नैरेटिव्स शेयर करना भी बंद कर दें। किसी दूसरे ने बोले हैं तो अपनी प्रोफाइल पर उसको शेयर ना करें, खुद भी बोलना बंद कर दें। आप ये परवाही ना करें ना कि वो इंडियंस क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद कैसे हो, आप अपने ऊपर आपने तवज्जो रखनी है कि मैं कैसा हूँ। मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं नफरत फैलाऊंगा, क्योंकि आई एम अबव दैट। मुझे अपनी प्रोग्रेस के ऊपर काम करना है और मेरी प्रोग्रेस का तकाजा ये है कि मैं किसी से इस बुनियाद पे नफरत नहीं करूँगी कि वो उसकी नेशन क्या है, उसका रिलीजन क्या है। ठीक है, तो खुद से नफरत फैलाना बंद कर दें।
ठीक है। और हो सके तो कुछ इंडियंस को आप ऐड करें अपने साथ, बातें करें उनके साथ, दोस्ती करें, ठीक है, उनके बारे में जानने की कोशिश करें। ये चीज़ भी आपको हेल्प करेगी ना हेट्रेड को हटाने में। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि वो आगे से आपको नफ़रत दिखाएं तो फिर आपके दिल में भी नफ़रत आए, क्योंकि इस तरह से मुझे भी काफ़ी दफ़ा बुलिंग का सामना करना पड़ता है इंडियंस की तरफ से। अगर मैं उनके किसी पेज पे कमेंट कर देती हूँ तो दे बुली मी, दैट हैपन्स टू मी बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी, और इस चीज़ पे वो मुझे बुली करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी आई डोंट हेट देम बिकॉज आई एम अबव दैट, ठीक है। मुझे उस चीज़ से इस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपने आप को जो एक इंसान हूँ और मेरे जो मॉरल्स हैं मैं उनको ही चेंज कर दूँ सिर्फ इस वजह से कि दे आर बुलिंग मी। आई एम नॉट दैट वीक, ओके। किसी भी इंसान को इतना वीक नहीं होना चाहिए कि वो आपको बुली करे। आप अपने बिलीफ्स ही चेंज कर दो, आप अपने प्रिंसिपल्स ही चेंज कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस अपने आप को नफरत से पाक रखें, तो ये इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। और इसके लिए किसी गवर्नमेंट का आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कि बाहर से आके आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप आज डिसाइड करें तो आप आज कर सकते हो, कल डिसाइड करें तो कल कर सकते हो, परसों डिसाइड करें तो परसों कर सकते हो। तो एनीवेज मसले तो बहुत सारे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एनीवेज मुझे बॉलीवुड का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस हसीन मौके पे मुझे एक बॉलीवुड का एक सॉन्ग है जो मुझे याद आ रहा है, मुझे नहीं पता किस मूवी का, लेकिन थोड़ा सा इस सिचुएशन से मिलता जुलता है। तो वो कुछ इस तरह से है कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहदें इंसानों के लिए है, सोचो मैंने और तुमने क्या पाया इंसान के। मतलब हम इंसान हैं, लेकिन हमसे अच्छे तो परिंदे हैं यार। उनको कोई सरहद नहीं रोक रही है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने से। वो ये नहीं डिसाइड करते कि यहाँ पे लकीर खींची हुई है तो इस लकीर से दूर का जो परिंदा है उससे मैंने नफरत करनी है, और इस साइड के इस लकीर के इस तरफ के जो परिंदे हैं इन सब से मैंने मोहब्बत करनी है। वो ऐसा नहीं करते। जो है ना वो आपस में मिलकर उड़ान भरते हैं। सरहदें नहीं डिसाइड करती है वो किसके साथ उड़ेंगे, ठीक है। उनका सफ़र डिसाइड करता है कि वो किसके साथ उड़ेंगे। तो कम से कम हम उनसे कुछ सीख लें। कितना प्यारा मैसेज है इस गाने का कि जो सरहदें हैं वो हमने बना के अपने आप को कैद कर लिया। असल में हम समझते हैं हम आज़ाद है, लेकिन जो सरहद है ना, इसने जो नफ़रत पैदा की है उसने हमें ग़ुलाम बना दिया एक लकीर का। तो अपने आप को लकीर का ग़ुलाम मत बनाए, लकीर के फ़कीर ना बने। मोहब्बत करें सबसे, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टेरिटरी, व्हाटएवर। हर किसी से प्यार करना सीखें, और अपने आप में आप अपनी जितनी रिस्पेक्ट करते हैं उतनी दूसरों को भी रिस्पेक्ट करें। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड कुछ मुझसे गलती हो गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है लोगों से सीखना, और कुछ अच्छा लगा है तो अप्रिशिएट भी कर सकते हो, नहीं तो नहीं करो यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खैर काफ़ी लंबे अरसे बाद आई एम मेकिंग अ कम बैक, और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं कर पाई, वीडियोस नहीं शूट कर पाई। एक ये प्रॉब्लम भी है कि आई एम नॉट गुड विद टेक्निकल इशूज़। जिस तरह कि अभी ये वीडियो मैं माइक के बगैर शूट कर रही हूँ, आई नो उसकी वीडियो की वॉइस क्वालिटी नहीं अच्छी होगी, बट मैंने सोचा था कि मैं आज रिकॉर्ड करूँगी, तो फिर मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड। मेरा माइक जो था उसमें बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर सॉरी, ये आपको माइक के बगैर ही सुननी पड़ेगी वीडियो, सॉरी। तो मैंने आज कसम खाई होती, मैं आज तो रिकॉर्ड करूँगी 50,000 बार मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, 50,000 बार। ये 50वीं 1000वीं एक बार है जिसके ऊपर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अब तो मुझे अजबर हो गया सब कुछ। तो एनीवेज अब ये है कि पहले जो मैं वीडियोस बना रही थी वो मैं स्क्रिप्ट के बगैर बना रही थी, बिकॉज आई वॉज डूइंग इट जस्ट फॉर टाइम पास। उसमें मैं टाइम पास के लिए कर रही थी। बट जो मेरी लास्ट वीडियो थी करिश्मा वाली, उस पर कुछ कमेंट्स आए थे। वैसे तो मेरी फ्रेंड्स के अलावा कोई कमेंट ही नहीं करता था, तो आई वाज ओके है, मेरी फ्रेंड्स ही देख रही हैं क्या इसमें मेहनत करूँ। लेकिन जब कुछ बाहर के लोगों के कमेंट आए तो मैं कहा नहीं यार, मेहनत करनी चाहिए वीडियोज़ पे। सो अभी इस वीडियो से मैं जो है वो स्क्रिप्टिंग करके बाकायदा अच्छे तरीके से तैयार करके वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। फिर भी मैं ये नहीं कह रही कि मेरी अल्लामा इकबाल वाली वीडियोज़ होंगी मतलब ठीक है, जिस तरह मैं बना सकती हूँ उस तरह ही बनाऊँगी, लेकिन आप लोग भी मुझे हेल्प कर सकते हो ग्रो करने में सजेशंस देके, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट रिलीजियस नेशनलिज्म की मैं बात करने की कोशिश करूँगी, और उसके बारे में बात करूँगी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं एक्सप्लोर करूँगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।